हाँ बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। आज के लेक्चर में हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन पर। तो प्रॉब्लम आपके सामने ही है। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। श्री गणेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹35,000, गुड्स 8,000, फर्नीचर 7,000। मतलब गणेश जो है वो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और वो ये सब चीजें स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस पे ही लेके आए। तो अगर हम बात करें तो असेट्स में सबसे पहले कैश आया 35,000, गुड्स आए 8,000, फर्नीचर 7,000 और ये सब चीजें गणेश लेके आए। तो कैपिटल अकाउंट कितना ऐड हो जाएगा? टोटल 35 प्लस 8 43 प्लस 7 50,000 टोटल वो एज ए कैपिटल इंट्रोड्यूस उन्होंने किया है। ओके, देन बोर्ड फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स मोहन फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर 3,000। उन्होंने फर्नीचर और खरीदा 3,000 रुपए का। तो 3,000 का, अच्छा फर्नीचर इज नॉट ए गुड्स, फर्नीचर इज ए फिक्स्ड असेट, तो फर्नीचर हमारा फर्नीचर में ही ऐड हो जाएगा। और लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर फॉर फर्नीचर कितने रुपए? परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सोहन। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है? परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश 35,000। कैश में गुड्स खरीदा सोहन से, मतलब कि सोहन से अब कोई लेना देना नहीं है, हमने तो कैश दे दिया। 35,000 रुपीज के गुड्स हमने खरीदे, कैश गया 35,000 और गुड्स आए 35,000 के। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच्ड है। असेट पे इंपैक्ट आया है, लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आया है। गुड्स हमारे हो गए हैं 43,000 के और फर्नीचर है हमारा 10,000 का। टोटल ऑफ असेट साइड अभी हमारी है 53,000 और टोटल ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटी इज ऑल्सो 53,000। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000। श्याम को हमने कैश में गुड्स सेल किया, कैश आया 40,000 का। 40,000 रुपए कैश में ऐड हो जाएंगे और गुड्स में से लेस हो जाएंगे कितने? 30,000। 10,000 का प्रॉफिट जो हुआ वो बिजनेस किसको देगा? ओनर को। और ओनर का अकाउंट कौन सा है? कैपिटल अकाउंट। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कितने रुपए बेटा? 10,000 रुपए। टोटल ऑफ बोथ द साइड आर 63,000। दोनों साइड का टोटल मैच्ड है हमारा। नेक्स्ट, बोर्ड गुड्स फ्रॉम रमेश फॉर 30,000। अब जब ट्रांजेक्शन में ये नहीं लिखा हो कि कैश में खरीदा या क्रेडिट में, लेकिन नेम ऑफ पर्सन दे रखा है जिससे हमने खरीदा है, बट ये नहीं बोला किससे खरीदा है, तो हमेशा अज्यूम कर लेना क्रेडिट में खरीदा। यहां पे अगर ये बोला होता कि बोर्ड गुड्स फॉर 30,000, नेम ऑफ पर्सन नहीं है तो कैश में खरीदा, लेकिन यहां पे बोला है बोर्ड गुड्स फ्रॉम रमेश फॉर 30,000 और ये नहीं बोला है कि कैश में है कि क्रेडिट में, तो क्रेडिट में मानना है। मतलब प्लेन अगर बोल दे कि बोर्ड गुड्स 30,000 तो कैश है, बोर्ड गुड्स फ्रॉम रमेश फॉर कैश 30,000 तो भी कैश है, लेकिन बोर्ड गुड्स फ्रॉम रमेश फॉर 30,000 बोला है, कुछ भी नहीं बोला है क्रेडिट या कैश, तो क्रेडिट ही माना जाएगा। तो उधार में माल खरीदा रमेश से 30,000 का, तो इंपैक्ट क्या आएगा? गुड्स आया 30,000 का, उधार में खरीदा है तो लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्रेडिटर फॉर गुड्स। गुड्स के क्रेडिटर के लिए मैं गुड्स नहीं लिखूंगा क्योंकि क्रेडिटर मींस हम अज्यूम करेंगे कि इट इज फॉर गुड्स।
30,000. ओके, सोल्ड गुड्स टू श्याम कॉस्टिंग 30,000 फॉर 50,000. पहले तो नई इक्वेशन, कैश 40, गुड्स 43, 10,000, 60,000, 93,000 दोनों साइड का टोटल है हमारा. नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू श्याम कॉस्टिंग 30,000 फॉर 50,000. सेम कंडीशन वापस, श्याम को बेचा, कैश में आया कि क्रेडिट में बेचा ये नहीं लिखा है, तो यहां पे भी क्योंकि नेम ऑफ पर्सन गिवन है श्याम, तो हमने उधार में, श्याम को हमने उधार में माल बेचा है 30,000 का गुड्स. कितने में बेचा है? 30,000 का गुड्स हमने बेचा है 50,000 में, तो 30,000 रुपए गुड्स में से कम होगा. 50,000 रुपए कैश नहीं आया है, इट इज ए डेटर. श्याम इज ए डेटर. डेटर मीन्स जिसको हमने उधार माल बेचा है श्याम, और एनी अदर पर्सन भी हो सकता है. अभी हम एक ही हेडिंग डालेंगे डेटर की. 50,000 रुपीज हमें लेना बाकी है, और 20,000 का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा. न्यू इक्वेशन, 40,000 प्लस 13,000, 50,000, ओके. हाँ जी, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? रिसीव्ड 49,500 फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट. श्याम से हमें लेने थे 50,000, बट श्याम से हमें है 49,500 इन फुल सेटलमेंट. का मतलब यह है कि अब हमें श्याम से और कुछ लेना बाकी नहीं है, मतलब कि श्याम ने हमें 500 रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो श्याम से हमें 50,000 लेने थे, लेकिन आए कितने? 49,500. 500 रुपए हमें क्या हो गया? नुकसान या खर्चा, जो हम कैपिटल में से लेस कर देंगे. तो हमारा कैश हो गया गुड्स 13,000, फर्नीचर 10,000, और श्याम हो गया 0, और हमारी कैपिटल हो गई 79,500 प्लस 3,000 प्लस 30,000. ओके, देन पेड 29,700 टू रमेश इन फुल सेटलमेंट. फिर से वही, रमेश से हमने 30,000 का माल खरीदा था, उसको 29,700 रुपीज हमने फुल सेटलमेंट में पे किए. कहने का मतलब यह है कि रमेश को अब हमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है. पे कितना हुआ? 29,700. करना कितना था? 30,000. मतलब 300 रुपीज का हमें डिस्काउंट मिला है, वो 300 रुपीज हमारे लिए प्रॉफिट है, और वो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे. तो न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी? कैश हो जाएगा 1,19,200, सॉरी लेस करना था, ऐड कर दिया. तो कैश कितना हो जाएगा? 29,000 लेस होने के बाद 59,800. 13,000 हमारे गुड्स है, 10,000 फर्नीचर है, डेटर 0 हो चुके हैं, कैपिटल 79,800, और 3,000 रुपए के क्रेडिटर फॉर फर्नीचर है हमारे, और जो रमेश है वो 0 हो जाएगा. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड हाफ द अमाउंट ओड टू मेसर्स मोहन. मोहन कौन है पहले तो ये देख लीजिए. मोहन से हमने फर्नीचर खरीदा था 3,000 का, जिसको हाफ अमाउंट हमने पे कर दिया. हाफ जो उसे हमें देना था, मतलब 3,000 रुपए देने हैं, उसमें से आधा हमने उसे पे कर दिया है. तो 1,500 रुपीज हमने मेसर्स मोहन को पे कर दिए. तो 1,500 रुपीज कैश में से कम होंगे और मोहन में से कम होंगे. फुल सेटलमेंट नहीं हुआ है. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है?
विड्रू 1000 फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए हमने विड्रॉ किए कितने, 1000 रुपए, तो 1000 रुपए कैश में से कम हो जाएंगे और ये एक ड्राइंग है इसलिए कैपिटल में से कम हो जाएंगे। न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, तो न्यू इक्वेशन हमारी दोनों साइड मैच्ड है, दोनों साइड का टोटल 80,300 आएगा। विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज कॉस्टिंग 500, सेल प्राइस 600। अच्छा, हमने पर्सनल यूज के लिए गुड्स यूज किए जिसकी कॉस्टिंग 500 है, सेल प्राइस से हमें अभी कोई मतलब नहीं क्योंकि वो हमने पर्सनल यूज में किए, तो 500 की कॉस्टिंग का गुड्स लेस हो जाएगा और 500 रुपीज ही ड्राइंग हमारी कैपिटल में से कम हो जाएगी। Next transaction, purchased household goods for 15,000 giving 5,000 in cash and the balance through a loan। हमने 15,000 रुपीज के हाउस होल्ड गुड्स खरीदे जिसमें से 5,000 तो कैश दे दिए एंड बैलेंस थ्रू ए लोन। इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है, हमने हाउस होल्ड मतलब पर्सनल यूज के गुड्स लिए जो बिजनेस यूज में नहीं आएंगे, मतलब ड्राइंग हो गई, बट बिजनेस में से कैश कितना दिया 5,000 और लोन ले लिया 10,000 का। अब लोन तो बिजनेस ही चुकाएगा, तो फिर मतलब कि यहां पे 15,000 की ड्राइंग हुई जिसमें से 5,000 तो कैश पे कर दिया और लोन ले लिया 10,000 का, तो लोन हमारा एक लोन अकाउंट और ओपन हो जाएगा और लोन कितने का हो जाएगा, 10,000 का ऐड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारी असेट जो है वो 5,000 से कम होगी और लाइबिलिटी और कैपिटल 5,000 से कम हो जाएगी। 10,000 रुपए लोन में ऐड हो गए और 15,000 रुपीज कैपिटल में से कम हो गए। यहां पे ये अजम्पशन भी लिया जा सकता था कि जो लोन है वो पर्सनल कैपेसिटी में लिया है, बिजनेस ने लोन नहीं लिया है, तो फिर यहां पे कैश में से ही 5,000 कम होंगे और कैपिटल में से भी 5,000 कम होंगे। 10,000 रुपए जो हमने एक्स्ट्रा कम किए कैपिटल में से, वो हम ये मानेंगे कि वो जो लोन है वो पर्सनल कैपेसिटी में लिया है और वो पर्सनल कैपेसिटी में से ही पे हो जाएगा। बट अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि बिजनेस ने ही लोन लिया उसके लिए भी, और पे भी बिजनेस ही करेगा। तो हमने 800 रुपीज टोटल पे किए जिसमें से 300 इंटरेस्ट है और 500 क्या है, प्रिंसिपल रीपेमेंट है। तो 500 लोन में से कम होंगे, 300 कैपिटल में से कम होंगे और 800 रुपए टोटल कैश में से कम हो जाएंगे। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कॉस्टिंग 500, सेल प्राइस 600। फायर से गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, कॉस्ट को ही कंसीडर करना है, सेल प्राइस को कंसीडर नहीं करना है क्योंकि एक तो नुकसान हुआ, ऊपर से आप सेल प्राइस को माइनस कर दो तो और नुकसान। तो 500 रुपीज गुड्स में से कम हो जाएंगे और 500 रुपीज ही खर्चा है या लॉस है जो कि आपकी कैपिटल में से कम हो जाएगा। तो नई इक्वेशन हमारी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड सैलरी 500, आउटस्टैंडिंग सैलरी 100, मतलब 600 रुपीज टोटल सैलरी देनी है जिसमें से 500 दे दी है और 100 रुपीज देना बाकी है। तो क्या करना है ट्रांजेक्शन में, 500 रुपीज तो दे दी है, टोटल खर्चा कितना बुक होगा एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे 600 और एक आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपीज और क्रेडिटर या लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा क्योंकि ये देना बाकी है 100 रुपीज। तो कैश हो जाएगा 51, गुड्स हो जाएगा 12, फर्नीचर हो जाएगा 10, कैश हो जाएगा 61, सॉरी कैपिटल हो जाएगी 61,900, 1,500 रुपीज हमारे क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, 9,500 रुपीज का लोन और 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग सैलरी।
पेड रेंट इन एडवांस 2000, हमने रेंट एडवांस में पे कर दिया, मतलब सर्विसेज नहीं ली है, खर्चा भी नहीं हुआ है, लेकिन एडवांस रेंट पे कर दिया है। आएगा प्रीपेड रेंट 2000 रुपए असेट क्रिएट हो जाएगा और कैश कम हो जाएगा 2000 रुपीज से, मतलब लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है। कैश हमारा कम हो जाएगा 2000 से और असेट में ही एक प्रीपेड रेंट एक अकाउंट ओपन हो जाएगा 2000 रुपए, क्योंकि अभी सर्विसेज लेना बाकी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है एक्रूड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक्रूड मतलब कि इंटरेस्ट इनकम हो चुकी है लेकिन आना बाकी है, इनकम हो चुकी है लेकिन आना बाकी है। एक्रूड का मतलब ये होता है, मतलब कि इनकम हो गई, कैपिटल बढ़ जाएगी, और आना बाकी है मतलब असेट में भी 500 रुपए बढ़ जाएंगे, कैश में ऐड नहीं होगा। तो 500 रुपीज इंटरेस्ट इनकम ऐड हो जाएगी कैपिटल में, और 500 रुपीज एक और नया अकाउंट ओपन होगा असेट में एक्रूड इंटरेस्ट के नाम पे। तो 500 रुपीज दोनों साइड ऐड हो जाएंगे, दोनों साइड 500 रुपए से इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। जैसे रेंट हमने एडवांस पे किया था वैसे ही हमें इनकम एडवांस आई है, तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1000। इनकम नहीं हुई है लेकिन एडवांस आ गया है पैसा, तो ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, इससे कैश बढ़ाएंगे और लाइबिलिटी में 1000 रुपीज ऐड करेंगे। 1000 रुपीज कैश में ऐड हो जाएंगे और लाइबिलिटी साइड में 1000 रुपए कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस में ऐड हो जाएंगे। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, इसे हम अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं। अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम मतलब जो रिसीव हो गई है लेकिन इनकम अभी नहीं मानी जाएगी। ट्रांजैक्शन है चार्ज्ड डेप्रीसिएशन 400 ऑन फर्नीचर। चार्ज्ड डेप्रीसिएशन 400 ऑन फर्नीचर। हमने बात की थी कि भैया फिक्स्ड असेट जो है वो लॉन्गर टर्म के लिए यूज होते हैं, तो जो फिक्स्ड असेट है उनपे हर साल कुछ अमाउंट खर्चा माना जाता है, जिसे क्या बोलते हैं डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन का इंपैक्ट क्या आएगा, ये एक कैश, सबसे पहले तो ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, क्योंकि डेप्रीसिएशन लगाने से कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है, जस्ट फर्नीचर या फिक्स्ड असेट की वैल्यू कम हो रही है। तो 400 रुपीज फर्नीचर कम हो जाएगा और कैपिटल भी कम हो जाएगी 400 रुपीज से। 400 रुपीज फर्नीचर से कम करेंगे और कैपिटल से भी 400 कम कर देंगे। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन है लास्ट, वो क्या होगी, कैश हो जाएगा 50,000, 12,000 के गुड्स, 9,600 का फर्नीचर, 2,000 रुपीज रेंट पेड इन एडवांस था, और 500 रुपीज एक्रूड इंटरेस्ट। कैपिटल हो जाएगी 62, 1500 रुपीज क्रेडिटर फॉर फर्नीचर है मेसर्स मोहन के, 9,500 रुपीज का लोन है, 100 रुपीज की आउटस्टैंडिंग सैलरी है, और 1,000 रुपीज अनअर्न्ड कमीशन है या कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है। अब क्वेश्चन ने एक और चीज हमसे पूछी है कि भैया बैलेंस शीट बना दो, तो बैलेंस शीट बना देते हैं। बैलेंस शीट जो है वो एक टी शेप फॉर्म में बनती है। एक साइड होती है असेट, दूसरी साइड होती है कैपिटल और लाइबिलिटी। तो हमारे असेट्स में क्या क्या है, कैश 50,000, गुड्स 12,000, फर्नीचर 9,600, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट है हमारा 2,000, एक्रूड इंटरेस्ट 500, लाइबिलिटी में कैपिटल है हमारी, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर है, मेसर्स मोहन मतलब, लोन है 9,500 का, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 100 रुपीज की, और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है
1000। दोनों साइड का जो टोटल है वो मैच हो जाना चाहिए, कर लेते हैं टोटल। तो दोनों साइड का टोटल जो है वो हमारा मैच हो गया है, दैट इज 74,100। अच्छा, आप क्वेश्चन बहुत बार ये भी पूछ लेता है कि व्हाट इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर द पीरियड। तो हमने कल एक इक्वेशन देखी थी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की, वो क्या थी? तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दोनों में से क्या हुआ है? अगर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस। का फॉर्मूला था क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल लेता हूं इस पूरी इक्वेशन को समझने के लिए। भैया मान लो ड्रॉइंग एडिशनल कैपिटल नहीं है, मैं मानता हूं मेरी ओपनिंग कैपिटल थी, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर पे या पीरियड के स्टार्टिंग पे मेरी कैपिटल थी 1 लाख। पीरियड के स्टार्ट पे मेरी कैपिटल थी 1 लाख रुपए और पीरियड के एंड पे मेरी कैपिटल है 2 लाख रुपए। इसका मतलब यह है कि मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस से मुनाफा अर्न किया है। अगर कोई ड्रॉइंग नहीं है और अगर कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है तो क्लोजिंग कैपिटल 2 लाख है, ओपनिंग कैपिटल 1 लाख है, डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट है, मतलब जो मैंने कमाया है बिजनेस से, दैट इज नेट प्रॉफिट। ओके, अब यहीं पे अगर मान लो मेरी क्लोजिंग कैपिटल 2 लाख है और उससे पहले मैं 50,000 रुपए विड्रॉ कर चुका हूं, ड्रॉइंग कर चुका हूं, तो मतलब कि मैं 50,000 तो ले गया घर पे। ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस 1 लाख है, मतलब मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है? 1.5 लाख रुपए का। 50,000 को आप ऑलरेडी विड्रॉ कर चुके हो और कैपिटल का जो डिफरेंस है दैट इज नेट प्रॉफिट। तो 1 लाख रुपए प्रॉफिट अभी दिख रहा है, बुक्स में है। तो 50,000 आप ले जा चुके हो, 1 लाख रुपए से कैपिटल बढ़ी हुई है, मतलब 1.5 लाख रुपए आपकी कैपिटल है। अब यहीं पे मेरी क्लोजिंग कैपिटल 2 लाख है और ओपनिंग कैपिटल 1 लाख है, लेकिन मैंने ड्यूरिंग द ईयर 50,000 रुपए और कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, फ्रेश कैपिटल लेके आया था। तो मतलब कि क्लोजिंग कैपिटल में 50,000 तो वो है जो मैं लेके आया हूं, मतलब एक्चुअल जो कैपिटल मेरी इंक्रीज हुई है वो 1.5 लाख रुपए ही है। और 1.5 लाख मतलब 1,50,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल 1 लाख, मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 50,000। तो इसीलिए फॉर्मूला बना क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो यहां पे हमें सबसे पहले तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है ये हमने अभी फाइंड आउट कर ली है। क्लोजिंग कैपिटल है 62,000, 62,000 की क्लोजिंग कैपिटल है। अच्छा, ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 50,000। अच्छा, इस बीच में आपने ड्राइंग की क्या? यस की है, तो हमें यहां पे ड्राइंग का पता लगाना पड़ेगा। तो मिस्टर गणेश ने 3 ड्राइंग्स की है। एक तो 1,000 रुपए, 500 रुपीज और 15,000 रुपीज। टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? 1,500 प्लस 15,000, 16,500। तो टोटल ड्राइंग 16,500 ऐड कर देते हैं, एडिशनल कैपिटल 0 है, तो हमारी जो प्रॉफिट है वो कितना आएगा? तो ऐड कर लेते हैं 62 प्लस 16,500 माइनस 50,000, तो ओवरऑल प्रॉफिट हमें कितना हुआ है? 28,500 का। दैट इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ओके, तो अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू हम हमारे अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। बट अब ये आप देखिए कि इस क्वेश्चन में ही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कितनी वास्ट हो जाती है, और यहां हमने अभी तक किसी भी डेटर या क्रेडिटर का नेम तो लिखा ही नहीं है। अगर यहां पे मान लो मेरे 50 डेटर्स और 50 क्रेडिटर है, तो क्या ये पॉसिबल है कि अकाउंटिंग इक्वेशन बना के की जा सके? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसी को फॉर्मल करने के लिए जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है जर्नल, जो कि एक स्टार्ट है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की, जिसमें बेसिक्स जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन के आते हैं, लेकिन उसको कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अकाउंटिंग करें वो हम वहां सीखने वाले हैं। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, जहां हमें ये देखना है कि एक्चुअल में हमारी जर्नल एंट्रीज कैसे होगी, और ये ही हमारा बेस रहेगा जो हमें आगे के चैप्टर्स में हेल्प करेगा। मतलब इसके बिना, जर्नल एंट्री सीखे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ओके, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।